फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है मैनेजिंग द कैश फ्लोज। ठीक है, तो आज हम समझने वाले हैं द कंसेप्ट ऑफ मैनेजिंग द कैश फ्लोज। ये जो कंसेप्ट है इसके दो इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। पहला पार्ट है एक्सेलरेट करना कैश कलेक्शंस को और दूसरा है स्लो करना डिसबर्समेंट्स को। एक्सेलरेट का मतलब होता है टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ समथिंग। यहाँ पर किस चीज़ की स्पीड को इंक्रीज करने की बात की जा रही है? कैश कलेक्शंस की। और स्लो किसको करना है? स्लो करना है डिसबर्समेंट्स को। डिसबर्समेंट मीन्स पेमेंट। डिसबर्स करना मतलब कि पे करना। अगर आपने कहीं पर भी पेमेंट करनी है, कैश का आउटफ्लो करना है, तो उसको स्लो करो। ये कहता है हमारा मैनेजिंग द कैश फ्लोज का कंसेप्ट। ठीक है, तो वन बाय वन दोनों पार्ट को समझेंगे। पहला है हमारे पास एक्सेलरेट द कैश कलेक्शंस। कैश कलेक्शंस एक कंपनी कब करेगी? जब कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विस को कस्टमर को सेल करेगी। कस्टमर से ही तो कैश कलेक्शंस की जाती है ना। अब देखिए, कस्टमर जो है हो सकता है या तो कैश में पेमेंट करेगा या फिर वो चेक देकर जाएगा। तो यहाँ फर्दर इसके दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला क्या है कि आपने कस्टमर को एनकरेज करना है कि वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पे कर जाए। ठीक है, और ये हम कैसे कर सकते हैं? या तो कस्टमर चेक देगा या वो कैश में पेमेंट करेगा। अगर उसका इंटेंशन है कि उसे कैश में पे कर जाना है, तो हम किस तरह से उसे एनकरेज कर सकते हैं कि वो जल्दी आए कंपनी में और पेमेंट कर जाए फर्म के प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए। वो पेमेंट जल्दी से जल्दी क्लियर करे। कैसे एनकरेज करेंगे? उसको हम एनकरेज कर सकते हैं बाय ऑफरिंग कैश डिस्काउंट। ठीक है, कि अगर आप अभी पेमेंट कर जाओगे तो हम आपकी जो पेमेंट की अमाउंट है उसको रिड्यूस कर देंगे। आपने 20,000 देना था, बट आपको सिर्फ अभी 19,000 देना पड़ेगा अगर आप आज विद इन 10 डेज पेमेंट कर देते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने कस्टमर्स को एनकरेज कर सकते हैं कि आप जल्दी से जल्दी पेमेंट करो। ठीक है, और दूसरा, अगर उसका इंटेंशन है कि उसे चेक देकर जाना है परचेज्ड गुड्स और सर्विसेज के लिए, तो तब कंपनी को क्या करना है? उसे प्रॉम्प्ट कन्वर्शन करनी है चेक की इनटू दी कैश। किस तरह से की जा सकती है प्रॉम्प्ट कन्वर्शन ऑफ चेक इनटू कैश? तो उसके लिए कंपनी को 3 चीज़ों पे काम करना है। उससे पहले तो रिड्यूस करना है टाइम गैप बिटवीन सेंडिंग अ चेक बाय द कस्टमर बाय मेल एंड इट्स रिसिव्ड बाय द फर्म। अब सबसे पहले तो कस्टमर चेक भेजेगा और कंपनी उसको रिसीव करेगी। यही पहले 2 स्टेप है। तो इन दोनों स्टेप के बीच में जो टाइम है उसे कंपनी को रिड्यूस करना है। दूसरा, अब चेक कंपनी को रिसीव हो गया तो अब उस चेक को बैंक में डिपॉजिट भी करना होगा, है क्या नहीं है? ठीक है, तो दूसरा जो क्या करना है, कंपनी को फोकस करना है कि उसे टाइम गैप रिड्यूस करना है बिटवीन द रिसिप्ट ऑफ चेक एंड इट्स डिपॉजिट इन द बैंक। अब डिपॉजिट हो गया चेक बैंक में, अब उसके डिपॉजिट होने में और पेमेंट कलेक्ट होने में फ्रॉम द कस्टमर बैंक जो बीच में टाइम है उसका रिड्यूस करना भी कंपनी का फोकस होना चाहिए। तो इन 3 तरीकों से कंपनी क्या कर सकती है? इन 3 टेक्निक्स को फॉलो कर कंपनी जो है प्रॉम्प्ट कन्वर्शन कर सकती है चेक की इनटू दी कैश। बट अब बात ये आती है कि ये तो हमें पता चल गया कि हमारा फोकस क्या होना चाहिए, कि हमने किस पर ध्यान देना है, ये तो हमें पता चल गया। बट ये सब हम अचीव कैसे करें? तो इसको अचीव करने के लिए 2 टेक्निक यहाँ पर गिवन है। और वो टेक्निक क्या है? वो है कलेक्शन सेंटर की इस्टेब्लिशमेंट और दूसरा लॉक बॉक्स सिस्टम को हायर करना। कलेक्शन सेंटर और लॉक बॉक्स सिस्टम दोनों ही कंपनी को हेल्प करेंगे प्रॉम्प्टली कन्वर्ट करने में चेक इनटू दी कैश। कलेक्शन सेंटर्स की इस्टेब्लिशमेंट क्या होता है? कलेक्शन सेंटर्स जो है कंपनी की कुछ ब्रांचेज ही होती हैं। बड़ी बड़ी फर्म्स जिनकी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं अलग अलग लोकेशन पर, वो कुछ ब्रांचेस को एज कलेक्शन सेंटर जो है अनाउंस करती हैं अमंग इट्स कस्टमर, और कस्टमर को ये कहती है कि आप अपने चेक उन कलेक्शन सेंटर्स में भेजो। ऐसा क्यों करती है? क्योंकि कस्टमर के पास जो सा कलेक्शन सेंटर होगा उसे एनकरेज किया जाएगा वहाँ पर भेजने में। तो जो टाइम लग रहा था पहले एक सेंट्रलाइज प्लेस पर सारे चेक पहुँचने में, वो कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब कंपनी क्या कह रही है कि भाई आपके पास जो सी नियरेस्ट कलेक्शन सेंटर पड़ रहा है आप वहीं भेज दो, आपको हेड ऑफिस भेजने की ज़रूरत नहीं है अपना चेक। ठीक है, तो उससे जो टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा और वहाँ से कंपनी क्या करेगी? वो चेक रिसीव करेगी और जाके लोकल बैंक में डिपॉजिट कर देगी और चेक जो है एनकैश हो जाएगा।
ठीक है, ये एक टेक्निक है। दूसरी टेक्निक क्या है, लॉक बॉक्स सिस्टम हायर करना। अब कंपनी कलेक्शन सेंटर इस्टेब्लिश करने के साथ साथ वहाँ पर जो है एक पोस्ट ऑफिस लॉक बॉक्स भी हायर करेगी कलेक्शन सेंटर पर। उससे क्या होगा कि जो कस्टमर्स हैं वो आकर सीधा अपना चेक उस लॉक बॉक्स में डालेंगे और एक लोकल बैंक को कंपनी ऑथोराइज कर देगी कि वो उस लॉक बॉक्स को ऑपरेट कर सकता है, वो उसमें से चेक निकाल सकता है और उन्हें जाकर अपने बैंक में फर्म के अकाउंट में डिपॉजिट कर सकता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, पहले में तो कलेक्शन सेंटर में तो क्या हो रहा था कि कंपनी सारे के सारे कलेक्टेड चेक्स को पहले रिकॉर्ड कर रही थी, उसके बाद बैंक में जा रही थी चेक को डिपॉजिट करने के लिए और फिर आपके जो चेक हैं वो एनकैश हो पा रहे थे। बट लॉक बॉक्स सिस्टम में पहले क्या होगा, पहले चेक डिपॉजिट होंगे बैंक में, बैंक बाद में आकर कंपनी के कलेक्शन सेंटर में क्या करेगा, सबमिट करेगा सारी की सारी डिपॉजिट स्लिप्स और उसके बाद बेस्ड ऑन द लिस्ट ऑफ द चेक्स कंपनी जो है रिकॉर्ड बनाएगी कि कितना जो है पेमेंट कलेक्ट हो गया है फ्रॉम द कस्टमर्स। ठीक है, तो ये जो है दोनों में हमारे पास डिफरेंस है। तो जो बेटर टेक्निक है वो है लॉक बॉक्स सिस्टम। ठीक है, क्योंकि ये हेल्प करता है इन तीनों के तीन टाइम गैप को रिड्यूस करने में। ठीक है, तो ये था हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट, दैट इज एक्सेलरेट द कैश कलेक्शंस। अब दूसरा पार्ट जो था स्लोइंग डिसबर्समेंट, उसको पढ़ते हैं। स्लोइंग डिसबर्समेंट क्या है कि कंपनी को ट्राई करना है कि जितना लेट वो पेमेंट कर सकती है उतना लेट करे, बट ये ध्यान में रखे कि कंपनी की जो गुडविल है उस पर किसी भी तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, गुडविल डैमेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये कैसे कर सकती है कंपनी कि अवॉइड करे अर्ली पेमेंट करना। कई कंपनीज होती हैं जो अर्ली पेमेंट कर देती है, मतलब कि ड्यू डेट से पहले ही जाकर पे कराती हैं अपने क्रेडिटर्स को। ठीक है, कंपनी को ट्राई करना चाहिए कि वो ड्यू डेट पर ही पे करे, क्योंकि ड्यू डेट के बाद पे करेगी तो गुडविल डैमेज होगी और पहले पे कर देगी तो कोई एडवांटेज थोड़ी मिल रहा है उसको। अगर एडवांटेज मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ कैश डिस्काउंट तो अलग बात है, अगर कोई एडवांटेज नहीं है तो कंपनी को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं किया जाएगा कि वो जाकर अर्ली पेमेंट करे। ठीक है, कंपनी शुड अवॉइड अर्ली पेमेंट। ठीक है, सेकंड क्या हम मेथड फॉलो कर सकते हैं डिसबर्समेंट्स को स्लो करने का, सेंट्रलाइज्ड डिसबर्समेंट कर सकते हैं, मतलब कि अपने लोकल ब्रांचेस से डिसबर्समेंट करने की बजाय एक हेड ऑफिस से ही सारी की सारी अगर डिसबर्समेंट करें तो उससे जो टाइम गैप है बिटवीन द रेमिटेंस एंड इट्स एक्चुअल रिसिप्ट बाय क्रेडिटर वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा वन ऑफ द मेथड है डिसबर्समेंट्स को स्लो डाउन करने का। थर्ड जो हमारा मेथड है वो क्या है, फ्लोट। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए फ्लोट क्या होता है। फ्लोट जो है वो अमाउंट है मनी की जो कि टाइड अप है इन द चेक दैट हैव बीन इशूड टू क्रेडिटर बट विच हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड इन द बैंक, मतलब कि वो अमाउंट ऑफ मनी जिसका आपने चेक इशू किया है अपने क्रेडिटर को बट आपके क्रेडिटर ने अभी तक उसको एनकैश नहीं कराया है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं फ्लोट। और फ्लोट का एडवांटेज कैसे ले सकती है कंपनी अपनी डिसबर्समेंट्स को स्लो करने के लिए, फर्म को क्या करना चाहिए, उसे चेक इशू करना चाहिए उस बैंक का जो कि दूर हो फ्रॉम द क्रेडिटर बैंक। ठीक है, क्रेडिटर का बैंक है सपोज कीजिए पीएनबी बैंक और आप इशू कर रहे हो चेक एसबीआई बैंक का और आपको पता है कि दोनों के दोनों एक दूसरे से दूर हैं, तो कंपनी को जो है एडवांटेज मिल जाएगा। तो आई होप सो आपको ये जो तीनों के तीनों टेक्निक थी डिसबर्समेंट्स को स्लो करने की वो भी समझ में आ गई होंगी। तो ये थे हमारे पास दो पार्ट ऑफ मैनेजिंग द कैश फ्लोज, पहला एक्सेलरेट करना कैश कलेक्शंस को और दूसरा स्लो करना डिसबर्समेंट्स को। आई होप सो कि आपको दोनों के दोनों पार्ट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर अच्छे से समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और सबसे इम्पॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।